नमस्ते सभी को। YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ और हम हमारे टॉपिक को जो है कंटिन्यू करने वाले हैं आज। तो हम पढ़ रहे थे मानव शरीर के तंत्र। हम क्या पढ़ रहे थे? मानव शरीर के तंत्र। और उसमें भी हमने पहला जो तंत्र हमारा होता है पाचन तंत्र, उसको हमने कंप्लीट किया था। उसके बारे में सारी चीज़ें हमने देखी थी। और जैसा कि मैंने जो मेरा पहला वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको ये बताया था कि आपके जो एग्ज़ाम के अंदर किस सिस्टम से किस टाइप का क्वेश्चन बनता है, इसके बारे में मैंने आपको जो है सेपरेटली वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड करवाया है। तो उसके माध्यम से आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमें तंत्र से किस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाने वाले हैं। या फिर आप जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाएंगे और उसमें से जब हम जैसे जैसे टॉपिक पढ़ते जा रहे हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे वो आप सोल्व कर पाने की कंडीशन में होंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं हमारे टॉपिक की। और आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया सिस्टम और उस तंत्र का नाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम। उस सिस्टम का नाम क्या है? श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो हम देखते हैं कि श्वसन क्या होता है, हम देखते हैं कि रेस्पिरेशन होता क्या है। तो सामान्यतः हम लोग क्या समझते हैं कि श्वसन का मतलब यह होता है कि हम वातावरण की ऑक्सीजन को हमारे शरीर के अंदर लेते हैं, नाक, नासिका, नासाद्वार, ग्रसनी और उसके बाद में कहाँ जाती है? फेफड़ों में जाती हैं। और हमारे अंदर जो CO2 होती है वो उसको हम क्या कर देते हैं? बाहर निकाल देते हैं फेफड़ों के माध्यम से। तो हम ये बोलते हैं कि ऑक्सीजन को अंदर लेना और CO2 को बाहर निकालना, यही क्या है? यही श्वसन है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों, वास्तव में श्वसन हम इसको नहीं बोलते हैं। वास्तव में हम जैसा सोचते हैं ना वैसा कभी होता नहीं है। बहुत कम बार ही हम जैसा सोचते वैसा होता है। तो इसमें भी ऐसे ही है। हम कह रहे हैं कि हम CO2 को बाहर निकाल लेते, तो हमारे बॉडी के अंदर CO2 आई कहाँ से? सवाल बनता है ना कि हमारे बॉडी के अंदर CO2 आई कहाँ से है। तो वास्तव में श्वसन क्या होता है कि हमने पहले पढ़ा पाचन तंत्र, और पाचन तंत्र में हमने क्या किया? हमने जो भी भोजन खाया हमने उसको क्या कर दिया? उसको हमने पचा दिया, उसको हमने पचा दिया। अब पाचन होने के बाद भोजन जो है वो ब्लड में जाएगा और ब्लड जो है शरीर के प्रत्येक अंग तक जो है भोज्य पदार्थों को पहुंचाने का काम करेगा, पोषक पदार्थों को पहुंचाने का काम करेगा। अब भोजन जो है वो प्रत्येक अंग तक आ गया। अब वास्तव में श्वसन क्या होता है कि शरीर की प्रत्येक कोशिका या प्रत्येक अंग में क्या होता है? भोज्य पदार्थों का ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। और उससे हमें क्या मिलती है? उससे हमें मिलती है ऊर्जा। उससे हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, साथ में H2O बनती है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो हमारे ब्लड के द्वारा वो जो CO2 होती है उसको कहाँ पर पहुंचा दिया जाता है? फेफड़ों में पहुंचा दिया जाता है। कहाँ पर पहुंचा दिया? फेफड़ों में पहुंचा दिया जाता है। फिर हमारे फेफड़ों के माध्यम से जब हम वही श्वसन करते हैं, हम एक्सपीरेशन करते हैं, तब हम CO2 को बाहर निकालते हैं। जब हम अंतर श्वसन करते हैं, इंस्पिरेशन करते हैं, तब हम जो है ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं। तो सामान्यतः ऑक्सीजन को अंदर लेना और CO2 को बाहर निकालना एक भौतिक प्रक्रिया है, एक क्या है? फिजिकल फिनोमेना है। इससे हमें ऊर्जा नहीं मिलती है, ये गैसीय विनिमय है। वास्तव में श्वसन में क्या होता है? भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है और उससे हमें क्या मिलती है? उससे हमें मिलती है एनर्जी। क्या मिलती है? एनर्जी। तो हम जो कह रहे हैं ना कि गैसीय एक्सचेंज, इसको हम श्वास बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? ब्रीथिंग बोलते हैं। तो हम देखते हैं इसको। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं ब्रीथिंग, श्वास, श्वास, या इसको हम बोल लेते हैं ब्रीथिंग। तो हम जिसको समझते हैं श्वसन है ना, वो वास्तव में क्या है? वो वास्तव में श्वास है। तो ऑक्सीजन को वायुमंडल से फेफड़ों तक ले जाना, फेफड़ों तक ले जाना तथा फेफड़ों में भरी हुई भरी हुई CO2 को श्वसन मार्ग की सहायता से वायुमंडल में मुक्त करना, वायुमंडल में मुक्त करना, वायुमंडल में मुक्त करना।
ये क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। क्या कहलाता? सॉरी, ये क्या कहलाता है? श्वास कहलाता है, ब्रीथिंग कहलाता है। तो मुक्त करना श्वास कहलाता है। क्या कहलाता है? श्वास कहलाता है, ब्रीथिंग कहलाता है। तो अब आपको किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि श्वास और श्वसन में क्या फर्क है। अब हम देखते हैं श्वसन। दूसरा हम क्या देखते हैं? श्वसन। श्वसन, इसी को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। इसी को हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन से हमें क्या मिलती है? हमें ऑक्सीजन आखिर अंदर लेने की जरूरत क्यों पड़ती है? हम इतनी मेहनत क्यों करें कि ऑक्सीजन को अंदर ले, CO2 को बाहर निकाले? हमारी बॉडी में ऐसा कोई फंक्शन होता होगा तभी तो हमें ऑक्सीजन अंदर लेने की जरूरत पड़ती है। तो क्योंकि हमारे बॉडी के प्रत्येक अंग तक जो भोज्य पदार्थ है उसका ऑक्सीजन किसकी प्रेजेंस में होगा? वो होगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में, इसलिए हमें ऑक्सीजन लेने की जरूरत पड़ती है। तो भोज्य पदार्थों का ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन होता है। इसके फलस्वरूप यानी जब ये क्रिया होती है तो इसके परिणाम स्वरूप या इसके फलस्वरूप हमें क्या प्राप्त होते हैं? हमें प्राप्त होते हैं ऊर्जा, एनर्जी, जल H2O व कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। तो बात समझ में आई कि नहीं आई? समझ में आ गया आपको? अब श्वसन जो है ये दो टाइप का होता है। श्वसन जो है ये दो टाइप का होता है। वो किस आधार पर होता है कि कुछ जीवों में जो क्रियाएं होती है श्वसन की वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, लेकिन कुछ जीवों की यदि हम बात करते हैं तो वहां पर जो श्वसन जो होता है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। यानी कि हम बोल सकते हैं वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो श्वसन के प्रकार में हम देखते हैं श्वसन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। ये दो प्रकार का होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया ये दो प्रकार का होता है। एक जो होगा वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन इसको हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन। और दूसरा जो होगा वो क्या होगा? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा। क्या होगा? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन होगा। तो इसको हम बोल देते हैं, इसको हम बोलते हैं अवायवीय श्वसन। इसको हम बोल देते हैं अवायवीय श्वसन। इसको हम बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन या एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो ये हो गया दो प्रकार का श्वसन।
अब वायवीय श्वसन जो होगा ना, जैसे हमने इसको क्या बोल दिया, ब्रीथिंग बोल दिया, हमने इसको क्या बोल दिया, ब्रीथिंग बोल दिया। तो वायवीय श्वसन जो है ये दो प्रकार का होता है, एक होता है बहिश्वसन, एक होता है अंतर श्वसन। बहिश्वसन में क्या होता है, सिर्फ वायुमंडल और हमारे जो फेफड़े होते हैं उनके मध्य क्या होता है, गैसीय विनिमय होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, बहिश्वसन को ही हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं ब्रीथिंग, उसी को हम क्या बोलते हैं, श्वास बोलते हैं। और अंतर श्वसन में क्या होगा, वास्तव में अंतर श्वसन में क्या होगा कि जो हमारे इसी को हम कोशिकीय श्वसन भी बोलते हैं, इसी प्रक्रम के दौरान भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होगा और हमें एटीपी के रूप में क्या प्राप्त होगी, हमें एटीपी के रूप में ऊर्जा की प्राप्ति होगी। तो मैं इसको जो है यही तक बता रही हूँ, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट, फिर हम देखेंगे कि इनको हम आगे फर्दर डिवाइड करेंगे और फिर इसमें कौन से टाइप होते हैं उनकी हम बात करेंगे। और यदि मैं अवायवीय श्वसन की बात करूं, एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करूं, तो कुछ जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे मैं यीस्ट की बात करूं, तो इसमें ग्लूकोज का जब ऑक्सीकरण होता है तो इसमें बनता है एल्कोहल। क्या बनता है, प्रोडक्ट के रूप में हमें CO2 और H2 जो है वो ऊर्जा तो किसमें प्राप्त हो रहे थे, वायवीय श्वसन में प्राप्त हो रहे थे, लेकिन वहां पर जो है हमें प्रोडक्ट के रूप में अवायवीय श्वसन जब यीस्ट वगैरह में होगा तो हमें एल्कोहल प्राप्त होगा, वहां पर हमें CO2 प्राप्त होगी और वहां पर हमें ऊर्जा की जो मात्रा है वो कम प्राप्त होगी, लगभग हमें 2 अणु जो है वो एटीपी के प्राप्त होंगे। इसी तरीके से यदि हम मसल्स की बात करें, यदि हम मांसपेशियों की बात करें, तो उसमें भी कौन सा श्वसन पाया जाता है, उसमें भी एनारोबिक रेस्पिरेशन पाया जाता है और उस दौरान जो अवायवीय श्वसन होता है उसमें बनता है लैक्टिक एसिड, उस दौरान क्या बनता है, लैक्टिक एसिड। तो ये वाला आप नोट कर लो। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा श्वसन। तो हम पढ़ रहे थे श्वसन के प्रकार और उसमें हमने देखे वायवीय श्वसन, एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा हमने देखा अवायवीय श्वसन, मतलब कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन। फिर मैंने आपको बताया कि ये जो वायवीय श्वसन है ये इसको हम 2 भागों में फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, 2 भागों में फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे श्वसन के प्रकार। श्वसन के प्रकार में हमने इसको 2 प्रकारों में विभाजित किया। पहला हमारा होता है वायवीय श्वसन और दूसरा हमारा होता है अवायवीय श्वसन, यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब हमारा जो ये वायवीय श्वसन है इसको हम आगे फिर से 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें पहला हमारा होता है बहिश्वसन, यानी कि हम इसको एक्सपीरेशन बोल सकते हैं, और दूसरा हमारा होता है अंतःश्वसन। और अंतःश्वसन क्योंकि कहाँ पर होता है, कोशिका में होता है। कहाँ पर होता है, कोशिका में होता है, इसीलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, इसीलिए हम इसको कोशिकीय श्वसन भी बोल सकते हैं, इसको हम क्या बोल सकते हैं, सेल्यूलर रेस्पिरेशन भी बोल सकते हैं। तो ये हमने देखा 2 भागों में इसको हमने विभाजित किया। अब हम देखते हैं कि बहिश्वसन में क्या होता है। बहिश्वसन में क्या होता है, बहिश्वसन में कुछ नहीं होता है, केवल हम जो है वातावरण की ऑक्सीजन को अंदर ग्रहण करते हैं और हमारे जो फेफड़ों में CO2 होती है उसको हम क्या कर देते हैं, वायुमंडल में मुक्त कर देते हैं। तो इसको हम नोट कर लेते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, तो ऑक्सीजन को अंदर लेना, ऑक्सीजन को अंदर लेना और CO2 को बाहर निकालना, CO2 को बाहर निकालना, CO2 को बाहर निकालना। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, केवल गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, गैसीय विनिमय हो रहा है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं बहिश्वसन। क्या बोलते हैं, बहिश्वसन। यानी कि ये जो प्रक्रिया है ये क्या है, गैसियस एक्सचेंज है, ये क्या है, गैसीय विनिमय है। क्या है, गैसियस विनिमय है। तो समझ में आ गया होगा भाई, हमारा जो बहिश्वसन है ये क्या होता है। अब हम बात करते हैं अंतःश्वसन क्या होता है। अब हम बात करते हैं अंतःश्वसन क्या होता है। तो अंतःश्वसन में वास्तव में क्या होता है कि हम जो भोज्य पदार्थ खाते हैं उसका ऑक्सीकरण कहाँ पर होता है, वो हमारी सेल के अंदर होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो हम जो भोजन करते हैं ना उसको हम पचा के किस में बदल लेते हैं, उसको हम बदल लेते हैं ग्लूकोज के अंदर। किस में बदल लेते हैं, ग्लूकोज के अंदर। तो हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, ग्लूकोज। तो आप सबको पता है ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, तो क्या होता है बताइए मुझे। इसका सूत्र होता है C6H12O6। क्या होता है, C6H12O6। और हम बोल रहे हैं कि ये क्या है, वायवीय श्वसन है, यानी कि ये प्रक्रिया जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगी। तो इसका ऑक्सीकरण किसकी उपस्थिति में हो जाएगा, O2 की उपस्थिति में हो जाएगा। और यहाँ पर हम बैलेंस करने के लिए क्या लगा देते हैं, 6 लगा देते हैं। अब ये प्रक्रिया होगी तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगी ऊर्जा। हमें क्या प्राप्त होगी, ऊर्जा प्राप्त होगी। साथ में क्या बनेगा, साथ में बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में क्या बनेगा, जल बनेगा। क्या बनेगा, जल बनेगा।
तो हम जो कह रहे थे ना कि हम फेफड़ों के माध्यम से CO2 को बाहर निकालते हैं, वो CO2 कहाँ पर बनती है? वो हमारी सेल में बनती है। कहाँ पर बनती है? सेल में बनती है। सेल में बनने के बाद ये जो CO2 है ये कहाँ पर आ जाती है? ब्लड में आ जाती है, और हमारे ब्लड के द्वारा जो CO2 है वो कहाँ पर लाई जाती है? फेफड़ों में लाई जाती है, और फिर फेफड़ों के द्वारा CO2 को कहाँ पर रिलीज किया जाता है? बाहर वायुमंडल में रिलीज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम ऊर्जा की बात करते हैं तो ये जो ऊर्जा प्राप्त होती है, इस ऊर्जा को हम बोलते हैं ATP। ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं? ATP। तो ऊर्जा का रूप होता है ATP, इसका नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ATP का पूरा नाम क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो समझ में आ गया होगा, हमारा वायवीय श्वसन में हमने देखा बहिःश्वसन और दूसरा हमने देखा अंतःश्वसन। अब दूसरी तरफ हमारा क्या है? अवायवीय श्वसन। दूसरा हमारा श्वसन का प्रकार क्या है? अवायवीय श्वसन। तो नाम से पता चल रहा है अवायवीय श्वसन जो है ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा। कैसे होगा? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन। अब देखो ये दो जगह पर होता है। एक तो होता है जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे यीस्ट, अमीबा की यदि हम बात करते हैं तो इनमें क्या होता है कि ग्लूकोज का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है, और उत्पाद के रूप में यहाँ पर प्राप्त होता है एल्कोहल। क्या प्राप्त होता है? एल्कोहल। तो यहाँ पर यदि मैं बात करूं जैसे यीस्ट, और इसमें जब क्या होगा? अवायवीय श्वसन होगा। अवायवीय श्वसन होगा तो हमें ग्लूकोज से क्या प्राप्त होगा? हमें ग्लूकोज से प्राप्त होगा, ग्लूकोज वही वाला हमारा है ना, C6H12O6। ग्लूकोज जो है ये बदलेगा एल्कोहल के अंदर, एल्कोहल के अंदर, और साथ में यहाँ पर बनेगा CO2, साथ में बनेगी CO2, और यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होगा? यहाँ पर हमें प्राप्त होगा ऊर्जा। लेकिन यहाँ पर ऊर्जा जो है वो बहुत कम मात्रा में होगी। यहाँ पर ऊर्जा की मात्रा जो है वो हमें कम प्राप्त होगी। तो ये होता है यीस्ट में अवायवीय श्वसन। जैसे मैं यदि बात करूं इसके सूत्र की तो देखो C6H12O6 तो क्या है? ग्लूकोज का सूत्र है, और एल्कोहल जो है इसको एथिल एल्कोहल के रूप में हम लिखते हैं C2H5OH। क्या होता है? C2H5OH। यहाँ पर 2 लगा देते हैं, और यहाँ पर यदि मैं रिएक्शन को बैलेंस करूँ तो 2CO2 हो जाएगा, और साथ में हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। और एनर्जी किस रूप में मिलती है? वो हमें मिलती है ATP के रूप में। किस रूप में मिलती है? ATP के रूप में। तो ये तो हमने देखा कि यीस्ट में किस प्रकार से जो है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। अब यदि हम बात करते हैं तो हमारी जो मसल्स होती है, हमारी जो मांसपेशियां होती है, इसमें भी किस प्रकार का श्वसन पाया जाता है? इसमें भी अवायवीय श्वसन पाया जाता है। तो यदि मैं मांसपेशियों की बात करूं, यदि मैं मसल्स की बात करूं, तो मांसपेशियों में भी क्या होता है? ग्लूकोज होता है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या होता है? श्वसन होता है। तो यहाँ पर भी क्या होता है? ग्लूकोज होता है। यहाँ पर भी क्या होता है? ग्लूकोज होता है, और यहाँ पर ऑक्सीजन तो है ही नहीं तो हम ऑक्सीजन नहीं लिखेंगे साथ में, और यहाँ पर हमें प्राप्त होता है लैक्टिक अम्ल। क्या प्राप्त होता है? लैक्टिक अम्ल। इसीलिए हमें किसका अनुभव होता है? लैक्टिक अम्ल बनने के कारण जब हम ज्यादा वर्क कर लेते हैं मसल से तो हमें थकान का अनुभव होता है। तो वो किसके कारण होता है? वो होता है लैक्टिक अम्ल के कारण। साथ में हमें प्राप्त होता है ऊर्जा, साथ में हमें प्राप्त होती है ऊर्जा, और ऊर्जा की मात्रा यहाँ पर भी क्या होती है? बहुत कम होती है। ऊर्जा की मात्रा यहाँ पर भी क्या होती है? बहुत कम होती है। यदि मैं इसको फॉर्मूले के रूप में लिखूं तो ये इस तरीके से हो जाएगी C6H12O6, और लैक्टिक एसिड का सूत्र होता है CH3CH3CHOH। ये किसका सूत्र है? लैक्टिक एसिड का सूत्र है। ये किसका सूत्र है? लैक्टिक एसिड का सूत्र है। तो जब भी मसल्स में क्या होता है? अवायवीय श्वसन होता है, तो हमें उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है? हमें लैक्टिक एसिड प्राप्त होता है। इसी वजह से हमें किसका अनुभव होता है? इसीलिए हमें थकान का अनुभव होता है। तो यहाँ पर हमने देखा श्वसन के प्रकार, और उसको हम जो है वो सारणी के माध्यम से हमने समझा। तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। फिर हम देखते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर मुख्य श्वसन अंग कौन कौन से हैं। फिर हम देखेंगे कि हमारी बॉडी में मुख्य श्वसन अंग कौन कौन से हैं, जिसमें हम मुख्यतः पढ़ते हैं फेफड़े। हमारे जो लंग्स हैं ये मुख्यतः किसमें भूमिका निभाते हैं? श्वसन क्रिया के अंदर भूमिका निभाते हैं। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। तो लिख लिया होगा सबने। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मुख्य श्वसन अंग कौन सा है, तो मुख्य श्वसन अंग क्या होता है हमारे शरीर में? मुख्य श्वसन अंग होते हैं फेफड़े। एक जोड़ी फेफड़े होते हैं जो कहां पर स्थित होते हैं? वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। मुख्य श्वसन अंग, मुख्य श्वसन अंग ये होते हैं फेफड़े, लंग्स, फेफड़े। तो ये कितने होते हैं? एक जोड़ी होते हैं। तो आपसे ये भी पूछा जाता है
आपसे ये भी पूछा जाता है कि फेफड़े हमारे शरीर में कहाँ पर स्थित होते हैं, तो ये होते हैं हमारे चेस्ट के अंदर, जिसको हम बोलते हैं वक्ष गुहा। क्या बोलते हैं? वक्ष गुहा। तो फेफड़े कहाँ पर स्थित होते हैं? वक्ष गुहा के अंदर स्थित होते हैं। गुहा यानी कि हमारे फेफड़े जो है ये खराब नहीं हो। बाहर से यदि मान लो कि हमारे को किसी वजह से चोट लग गई, तो हमारे फेफड़े जो होते हैं वो बहुत ही नाजुक संरचना होती है, बहुत ही कोमल संरचना होती है, तो वो नष्ट हो सकते हैं। तो हमारी श्वसन क्रिया क्या हो सकती है? बाधित हो सकती है। क्या हो सकती है? बाधित हो सकती है। तो इसीलिए ये कहाँ पर होते हैं? एक कैविटी के अंदर स्थित होते हैं, थोड़ी-सी कैविटी में ये स्थित होते हैं। अब देखो, ये थोड़ी-सी कैविटी किसकी बनी हुई होती है? ये वक्ष गुहा जो है बनी हुई होती है। देखो आगे तो एक इसमें वक्ष गुहा जो है, इसमें आगे की तरफ क्या होती है? एक अस्थि होती है जिसका नाम होता है स्टर्नम। इस तरीके की एक बोन होती है जिसको हम बोलते हैं स्टर्नम। क्या बोलते हैं? स्टर्नम। तो इसका नाम है स्टर्नम। ये लगभग यहाँ पर स्थित होती है। हमारे गले के नीचे की तरफ जो ये भाग होता है, यहाँ पर क्या स्थित होती है? हमारी स्टर्नम बोन स्थित होती है। तो ये स्टर्नम से होता है। और पीछे की तरफ आपको पता है क्या स्थित होते हैं? कशेरुक दंड। कशेरुक दंड स्थित होता है। तो ये पीछे की तरफ हमारा क्या है? कशेरुक दंड है। तो ये हमारा क्या हो गया? कशेरुक दंड हो गया। तो एक इसमें आगे की तरफ तो क्या होता है? स्टर्नम होता है। और ये पीछे की तरफ यदि मैं बात करूं तो पीछे की तरफ जो है कौन सा भाग होता है? वो होता है कशेरुक दंड। कौन सा होता है? कशेरुक दंड। वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं इसको हम, वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम। अब देखो यहाँ पर है जो है, ये जो पूरा कोटर बनाती है ना, एक जालनुमा संरचना बनाती है। यहाँ पर हमारी स्थित होती है पसलियां। क्या स्थित होती है? पसलियां स्थित होती है। और हमारी वक्ष गुहा में 12 जोड़ी पसलियां होती हैं। कितने जोड़ी? 12 जोड़ी पसलियां होती हैं, जो दोनों तरफ देखो, यहाँ पर आगे वाले भाग से तो स्टर्नम से जुड़ी होती है, और पीछे वाले हमारे किस भाग से जुड़ी होती है? कशेरुक दंड यानी कि वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी होती है। इस प्रकार से ये पूरे पसली पंजर का निर्माण करते हैं। तो ये इस तरीके से जुड़ी होती है। ये दोनों तरफ है ना, मैं यहाँ पर आपका एक तरफ का भाग बना रही हूँ, लेकिन ये कहाँ पर होती है? जैसे मैंने ये एक साइड का जो है पोर्शन बनाया है, ये दोनों तरफ जो है इसी तरीके से स्थित होती है। तो यहाँ पर ये वाला जो बीच वाला पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है? यहाँ पर प्रेजेंट होती है पसलियां, रिब्स प्रेजेंट होती हैं। और ये कितनी होती है? तो मानव के अंदर ये 12 जोड़ी होती है। कितनी होती है? मानव में 12 जोड़ी पसलियां प्रेजेंट होती हैं। तो ये आपको वक्ष गुहा समझ में आ गई क्या? आ गई ना समझ में? अब हम देखते हैं कि श्वसन का मार्ग क्या क्या है, यानी कि हम जो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं श्वसन क्रिया करने के लिए, वो हमारे शरीर में कौन कौन से भाग से होकर जो है वो फेफड़ों तक पहुंचती है। तो हम देखते हैं श्वसन के मार्ग। क्या देखते हैं? श्वसन के मार्ग। श्वसन के मार्ग क्या देख रहे हैं? श्वसन के मार्ग। अब श्वसन के मार्ग में आप है ना, आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। श्वसन के मार्ग, श्वसन हम खुद करते हैं ना, हम मानव का श्वसन तंत्र पढ़ रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए ना कि हमारे ऐसे कौन कौन से पार्ट जो है, हम ये सोच सकते हैं ना कि इसमें कौन कौन से ऑर्गन भाग ले रहे हैं। तो हम श्वसन किससे करते हैं? हम जो है ज्यादातर श्वसन क्रिया वैसे तो हम मुंह से भी करते हैं, कभी कभी जैसे हमें जुकाम वगैरह लग जाता है और हमारी नाक बंद हो जाती है, तो हम किससे करते हैं? मुंह से करते हैं। लेकिन मुख्य श्वसन अंग जो है वो मुख नहीं है, वो कहाँ से होकर जाएगी? हमारे जो नोस्ट्रिल्स है वहां से होकर जाएगी। तो सबसे पहले बाहर की तरफ भाग होते हैं बाह्य नासक छिद्र। कौन होता है? बाह्य नासक छिद्र। तो पहला हो जाएगा हमारा बाह्य नासक छिद्र। बाह्य नासक छिद्र, बाह्य नासक छिद्र। जो 2 छिद्र आपको दिखाई देते हैं, इनको हम बोलते हैं एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स। क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स। एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स। तो ये कितने होते हैं? 2 होते हैं। अब आगे ये जिस गुहा में खुलते हैं ना, इसको हम बोलते हैं नासा मार्ग। क्या बोलते हैं? नासा मार्ग। इसको हम बोलते हैं नेजल पैसेज। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा नासा मार्ग। नासा मार्ग, नासा मार्ग, नासा मार्ग, इसको बोलते हैं नेजल पैसेज। अब हमने क्यों बोला कि भाई हमारे अंदर जो वायु जाती है ना, वो मुख्यतः नाक के द्वारा ही जाती है। वो मुख के द्वारा भी जा सकती है, ऑप्शन के तौर पर हमारे मुख से भी ऑक्सीजन जो है वो अंदर जा सकती है। लेकिन ऐसा हो सकता है ना कि जैसे हमारे शरीर का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल कितना रहता है? 37 डिग्री सेल्सियस रहता है, लेकिन बाहर की जो वायु है वो ज्यादा ठंडी भी हो सकती है। जैसे हम सर्दी के टाइम में बात करें, या फिर जैसे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो बाहर की वायु क्या हो सकती है? हमारे शरीर के तापमान से बहुत ज्यादा गर्म भी हो सकती है। लेकिन यदि इस तरह की वायु हमारे फेफड़े तक चली गई, तो हमारे फेफड़े की दीवार को क्या कर सकती है? नुकसान पहुंचा सकती है। तो इसके लिए हमारे जो नासाद्वार होते हैं ना, इस नासाद्वार में क्या पाए जाते हैं? हेयरनुमा संरचना पाई जाती है। क्या पाई जाती है?
हेड नुमा संरचना पाई जाती है, जिससे कि बाहर की वायु में यदि धूल वगैरह के कण उपस्थित होते हैं तो उसको फेफड़ों में नहीं जाने से, मतलब फेफड़ों में जाने से बचाती है और यहीं पर उसको क्या कर लेती है, रोक लेती है। इसके अलावा हमारे नासामार्ग में क्या पाई जाती है, म्यूकस ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो कि एक लसलसे पदार्थ का स्रवण करती है, जिससे कि वायु में उपस्थित जितने भी जीवाणु, कीटाणु, विषाणु ये जो होते हैं इनको यहाँ पर चिपका के रख लेती है और फेफड़ों में जाने से इनको रोकती है। तो इस तरीके से ये वायु को जो है ये हमारे बॉडी के अनुकूल बनाती है, इसीलिए वायु को क्या बनाती है, हमारी बॉडी के अनुकूल बनाती है। इसीलिए हम बोलते हैं कि श्वसन का जो मुख्य मार्ग होता है वो कौन सा होता है, हमारा नाक होता है। क्या होता है, हमारा नोज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक तो होती है बालनुमा संरचना और दूसरी होती है म्यूकस ग्रंथियां, दूसरी होती है म्यूकस ग्लैंड, दूसरी होती है म्यूकस ग्लैंड। और ये क्या करती हैं, ये हवा को हमारे शरीर के अनुकूल बनाती है, म्यूकस ग्रंथियां। और ये क्या करती हैं, ये क्या करती हैं, वायु को हमारे शरीर के अनुकूल बनाती हैं। ये क्या करती हैं, वायु को हमारे शरीर के अनुकूल बनाती हैं, वायु को शरीर के लिए अनुकूल बनाती हैं। तो समझ में आ गया क्या, यहाँ तक समझ में आ गया क्या? वेरी गुड। तो वायु को शरीर के अनुकूल बनाती हैं, शरीर के अनुकूल बनाती है, शरीर के अनुकूल बनाती हैं। अब यहां से जो हवा है वो नासा मार्ग से कहां जाएगी, हमारी ग्रसनी में जाएगी। कहां जाएगी, ग्रसनी में जाएगी, जिसको हम सामान्यतः गला बोलते हैं। गला बोलते हैं ना, हम जब ज्यादा बोलते हैं तो गला खराब हो जाता है, उसी को हम यहाँ पर साइंस की भाषा में क्या बोलते हैं, ग्रसनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रसनी बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं फेरिंग्स। क्या बोलते हैं, फेरिंग्स। तो हम जो खाना खाते हैं ना वो भी ग्रसनी से होकर जाता है, हम जो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं वो भी कहां से होकर जाती है, वो भी ग्रसनी से होकर जाती है। फिर ग्रसनी के आगे की तरफ क्या होता है, मैंने आपको कल पाचन तंत्र में भी पढ़ाया था, हमारे इस ग्रसनी यानी गले के आगे वाले भाग से 2 पाइप निकलते हैं। कितने भाग निकलते हैं, 2 पाइप निकलते हैं। इसमें से एक वाला भाग जो होता है इसमें भोजन जाता है और दूसरा वाला जो भाग होता है इसमें ये ग्रसनी खुलती है, उसको हम बोलते हैं श्वसनी। वैसे तो यहाँ पर कंठ भी होते हैं। क्या होते हैं, हमारे कंठ होते हैं, वाग यंत्र बोल सकते हैं, यानी कि जब हम ऑक्सीजन को बाहर निकाल रहे होते हैं तब ये जो है इनमें क्या होता है, यहाँ पर वोकल कॉर्ड्स पाए जाते हैं जिनमें वाइब्रेशन होता है, जिससे हमारे क्या उत्पन्न होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है, जिससे हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, वाग यंत्र पाए जाते हैं, वाग यंत्र पाए जाते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं, वोकल कॉर्ड्स होते हैं, यहाँ पर क्या होते हैं, वोकल कॉर्ड्स होते हैं। अब यहाँ से ये नली निकलेगी, इस नली का नाम है श्वसनी। क्या है, श्वसनी। इसको हम बोलते हैं ट्रेकिया। क्या बोलते हैं, ट्रेकिया। तो ट्रेकिया सब में होती है ना, आप लोगों में है कि नहीं है ना, आप लोगों में भी ट्रेकिया, आप भी तो श्वसन करते हो ना। ठीक है, तो श्वसनी, तो ये क्या है, श्वसनी है। ठीक है, अब देखो इस श्वसनी में क्या पाए जाते हैं, सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं। वो इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि क्या हो सकता है कि यदि आपको किसी ने जोर से धक्का दिया है ना, किसी ने जोर से धक्का दिया तो आपकी जो श्वसन नली है वो क्या हो सकती है, पिचक सकती है ना। तो पिचक जाएगी तो वो टूट भी सकती है, तो फिर आप ऑक्सीजन को अंदर कैसे लोगे। इसीलिए इसमें क्या पाई जाती है, जैसे आपने इस तरीके की कोई स्ट्रक्चर देखी होगी तो ये क्या हो जाता है, इस तरीके से मतलब थोड़ा संकुचित हो जाते हैं, वापस फैल जाते हैं, संकुचित हो जाते हैं, फैल जाते हैं। इस तरीके से ये श्वसनी को नुकसान होने से बचाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें सी आकार के छल्ले होते हैं, सी आकार के छल्ले प्रेजेंट होते हैं, सी आकार के छल्ले उपस्थित होते हैं। अब आपको पता है कि ये एक ही नली, ये एक ही नली तो दोनों फेफड़ों में नहीं जा सकती, तो ये एक नली जो है ये आगे कितने भागों में विभाजित होती है, 2 भागों में विभाजित हो जाती है और प्रत्येक नली जो है वो अपने प्रत्येक फेफड़े में जाती है। तो उसको हम बोलते हैं श्वसनिका, उसको हम बोलते हैं श्वसनिका, उसको हम बोलते हैं श्वसनिका, इसको हम बोलते हैं ब्रोनकाई। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ब्रोनकाई। और ये ब्रोनकाई जो है इस तरीके से प्रत्येक फेफड़े में जाती है। मैं इसको थोड़ा सा कम लंबा बना देती हूँ, मैं यहाँ पर इसमें मैंने कुछ ज्यादा लंबा बना दिया, यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर बना देती हूँ। जैसे ये हमारी श्वसनी है, ये हमारी ग्रसिका है, यहाँ पर इसमें क्या है, सी आकार के छल्ले हैं और ये आगे जाकर हमारी वक्ष गुहा में 2 भागों में विभाजित हो जाएगी, 2 भागों में विभाजित हो जाएगी और प्रत्येक फेफड़े में जो है वो एक श्वसनी जाएगी, प्रत्येक फेफड़े में जो है वो एक श्वसनी जाएगी इस तरीके से। फिर ये आगे और इस तरीके से आगे विभाजित होती रहेगी और आगे विभाजित होती रहेगी और आगे सबसे आगे जाकर एक
थैलीनुमा संरचना में खुलेगी और इसको हम बोलते हैं कुपिका। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कुपिका, जो कि हमारे फेफड़े की क्या होती है? संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। तो ये क्या है? कुपिका है। क्या है? कुपिका है। तो सबसे लास्ट वाला जो भाग है ये क्या है? कुपिका है। तो कुपिका में क्या होता है? गेसु का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। और कुपिका को ही हम क्या बोलते हैं? कुपिका को ही हम बोलते हैं फेफड़े की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई। क्या बोलते हैं? फेफड़ों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। तो ये हो जाएगी फेफड़ों की क्रियात्मक यानी कि यहाँ पर मेन जो फेफड़ों में फंक्शन होता है ना, ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान, वो किसके माध्यम से होता है? वो कुपिका के माध्यम से होता है। इसको हम एल्वियोलाई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्वियोलाई भी बोलते हैं। एल्वियोलाई भी बोलते हैं। तो ये हो जाएगी हमारे फेफड़े की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। तो ये है हमारा पूरा का पूरा श्वसन पथ। ये हमारा पूरा का पूरा क्या है? श्वसन पथ। अब यहां से एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि मनुष्य के अंदर कौन सा श्वसन वर्णक पाया जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि मनुष्य में कौन सा श्वसन वर्णक पाया जाता है। तो आपको पता है कि हमारे शरीर में क्या पाया जाता है? रक्त पाया जाता है, ब्लड होता है। और उस ब्लड में क्या होती है? आरबीसी होती है, लाल रक्त कणिकाएं होती है, और उसमें पाया जाता है हीमोग्लोबिन। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन और CO2 के साथ जुड़ता है और पूरे बॉडी के अंदर वो क्या करता है? ऑक्सीजन CO2 का क्या करता है? परिवहन करता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फिर यदि हम बात करते हैं कि सामान्य श्वसन दर कितनी है, सामान्य श्वसन दर कितनी है, यानी कि हम 1 मिनट के अंदर कितनी बार श्वास क्रिया जो है वो कर सकते हैं, तो इसकी रेंज जो होती है वो होती है लगभग 10 से लगाकर 16 तक। कितनी होती है? 10 से लगाकर 16 तक। अगर ऑप्शन में 12 से 14 आ जाए तब भी सही है, 14 से 16 आ जाए तब भी सही है, 10 से 16 आ जाए तब भी सही है। तो हमें एक रेंज, एक परास याद रखनी है, उसका मान कितना है? 10 से लगाकर 16 तक। कितना है? 10 से लगाकर 16 तक। तो यहाँ तक आप चीजें नोट कर लो। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे जो है हीमोग्लोबिन श्वसन वर्णक के बारे में हम बात करते हैं। तो नोट कर लिया क्या आप लोगों ने? तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट। वेरी गुड। अब हम देखते हैं नेक्स्ट मानव में श्वसन वर्णक। अब हम क्या देखते हैं? मानव में श्वसन वर्णक। और वो कौन सा होता है? कौन सा होता है? पता है ना अभी मैंने, हीमोग्लोबिन होता है। कौन सा होता है? हीमोग्लोबिन होता है। और हीमोग्लोबिन क्या काम करता है? क्या काम करता है? किसका परिवहन करता है? ब्लड का नहीं करता बेटा, वो क्या करता है? ऑक्सीजन और CO2 का परिवहन करता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन ऑलरेडी किस में पाया जाता है? रक्त में पाया जाता है। ठीक है। तो मानव में श्वसन वर्णक, मानव में श्वसन वर्णक, मानव में श्वसन वर्णक, मानव में श्वसन वर्णक, मानव में श्वसन वर्णक यदि हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी पिगमेंट की, रेस्पिरेटरी पिगमेंट की, तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो होता है वो कौन सा होता है? कौन सा होता है? वो होता है हीमोग्लोबिन। कौन सा होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को हम शॉर्ट में इस तरीके से HB से भी दर्शा सकते हैं। हीमोग्लोबिन को हम शॉर्ट में कैसे दर्शा सकते हैं? HB से भी दर्शा सकते हैं। और ये कहां पर पाया जाता है? ये पाया जाता है रक्त में। कहां पर पाया जाता है? रक्त में। तो रक्त का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है? वो होता है हीमोग्लोबिन के कारण। तो ब्लड का जो रेड कलर होता है वो किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अब मैंने आपको बताया कि हीमोग्लोबिन जो है ये ऑक्सीजन के साथ में भी जुड़ सकता है। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ में जुड़कर क्या बनाएगा? ये ऑक्सीजन के साथ में जुड़कर बनाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाएगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ऑक्सीजन के साथ जुड़कर बनाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। आना है क्या आप लोगों को? अंदर आ जाओ, अंदर चले जाओ। अरे चली जा, चली जा। हाँ, और तो नहीं आ रही ना लड़कियां? तो हीमोग्लोबिन जो है ये ऑक्सीजन के साथ जुड़कर क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। यानी कि ऑक्सीजन का परिवहन जो है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में होता है। अब बात करते हैं हीमोग्लोबिन जो है ये CO2 के साथ में भी जुड़ता है।
किसके साथ में जुड़ता है, CO2 के साथ में भी जुड़ता है। तो यहाँ पर आपको कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन याद नहीं रखना है। ज्यादातर बच्चे याद रखते हैं कि हीमोग्लोबिन जो है ये CO2 के साथ जुड़कर क्या बनाते हैं, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं, जो कि गलत है। यहाँ पर CO2 के साथ मिलकर बनाता है कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। क्या बनाता है, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। तो ये बनाएगा कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। क्या बनाएगा, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। तो ये तो हो गई हमारी बात कि हीमोग्लोबिन जो है ये ऑक्सीजन और CO2 के साथ जो जुड़कर है किस रूप में ऑक्सीजन और CO2 का परिवहन करता है। लेकिन आपको पता है कि यदि ऑक्सीजन की कम मात्रा हो तो क्या प्रेजेंट होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर हम नोट लगाकर लिखेंगे कि यदि कार्बन का अपूर्ण दहन हो, कार्बन जो है वो पूरी तरीके से नहीं जलेगा तो क्या होगा, कार्बन का अपूर्ण दहन होगा। कार्बन का पूरी तरीके से दहन नहीं होगा, अपूर्ण दहन होगा, तो क्या बनेगा, तब बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन जो है ये ऑक्सीजन के साथ क्या बना देगा, ये बना देगा कार्बन मोनोऑक्साइड, CO बना देगा 2CO। इसको हम बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है जब हम श्वसन क्रिया करेंगे तब ये कहाँ चला जाएगा, तब ये हमारी बॉडी में चला जाएगा। और ये किसके साथ जुड़ जाएगा, ये जुड़ जाएगा हीमोग्लोबिन के साथ। तो यहाँ पर हम जोड़ देते हैं इसको हीमोग्लोबिन के साथ, हीमोग्लोबिन प्लस CO। तो मैंने आपको बताया था ना कि हीमोग्लोबिन जो है ये CO2 के साथ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नहीं बनाता है, ये बनाता है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जब जुड़ेगा तो यहाँ पर प्रोडक्ट हमें प्राप्त होगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या प्राप्त होगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जो कि एक स्थायी यौगिक है। और ज्यादा मात्रा में यदि CO हमारी बॉडी में चला गया तो ये हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ता चला जाएगा और इस तरीके से हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी और हमारी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। तो ये हमने पढ़ा श्वसन दर, हमने पढ़ा श्वसन वर्णक के बारे में। अब यदि हम बात करते हैं कि सामान्य श्वसन दर कितनी है, यदि हम बात करते हैं कि सामान्य श्वसन दर कितनी है, तो सामान्य श्वसन दर का मान होता है 10 से 16। सामान्य श्वसन दर जो है ये कितनी होती है, तो सामान्य श्वसन दर जो होती है ये होती है 10 से 16 या फिर 12 से 16 भी बोल सकते हैं। हम यहाँ पर रेंज लिख रहे हैं 10 से 16 श्वास या श्वसन जो है वो प्रति मिनट, श्वास प्रति मिनट। ये क्या होती है, श्वसन दर है। ये क्या है, श्वसन दर है। अब ये किससे नापते हैं, तो श्वसन दर को नापते हैं रेस्पिरोमीटर। हम इसको क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। और इसको किससे नापते हैं, रेस्पिरोमीटर से नापते हैं। तो इसका मापन जो है वो हम किससे करते हैं, तो इसका मापन जो है वो हम किससे करते हैं, रेस्पिरोमीटर से करते हैं। रेस्पायरोमीटर बोल सकते हैं उसको हम, रेस्पायरोमीटर। तो यहां तक समझ में आ गया आपको। ये हमने देखा श्वसन वर्णक और किस प्रकार से कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन के साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड जो ये हीमोग्लोबिन के साथ क्या बनाता है, एक स्थायी यौगिक बनाता है। क्या बनाता है, स्थायी यौगिक बनाता है। यानी कि यदि ये एक बार जुड़ जाए ना तो वापस हटता नहीं है। यदि ये एक बार इससे रिएक्शन कर लेगा ना तो कभी भी इसको छोड़ेगा नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे लिए क्या होता है, हार्मफुल होता है। फिर हमने बात की कि सामान्य श्वसन दर कितनी है, तो सामान्य श्वसन दर जो है वो होती है 10 से 16 श्वास प्रति मिनट। कितनी होती है, 10 से 16 श्वास प्रति मिनट। और इसका मापन हम किससे करते हैं, इसका मापन हम करते हैं रेस्पायरोमीटर से। किससे करते हैं, रेस्पायरोमीटर से। तो ये हो गया हमारा श्वसन तंत्र। अब हम कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं इंपॉर्टेंट कि श्वसन से संबंधित कौन कौन सी डिजीज हमें हो सकती है, श्वसन से संबंधित कौन कौन से रोग जो है वो हमें हो सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि श्वसन से संबंधित असामान्यताएं। क्या देखेंगे, श्वसन से संबंधित असामान्यताएं। तो नेक्स्ट हमारा हो जाएगा श्वसन से संबंधित बीमारियां, श्वसन से संबंधित बीमारियां। इसमें आपने नाम सुने होंगे कि बहुत सारे ऐसे एलर्जन कारक होते हैं जो कि सांस फुला देते हैं या फिर एलर्जी कॉज करते हैं। तो जैसे हम बात करते हैं कि अस्थमा,
जिसको हम दमा भी बोलते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं एम्फाइसीमा, ये भी क्या है, श्वसन से रिलेटेड डिजीज है। इसके अलावा यदि हम व्यवसायिक रोगों में बात करते हैं तो जो खदानों में काम करने वाले जो मजदूर होते हैं वो वहां पर जब काम करते हैं तो वहां पर जैसे सिलिका है, एस्बेस्टोस वगैरह है, ये उनके लंग्स में चले जाते हैं और वो क्या करते हैं, कैंसर का कारण उत्पन्न करते हैं, जिस डिजीज को हम बोलते हैं सिलिकोसिस। और एस्बेस्टोसिस जो होता है उसको हम बोलते हैं एस्बेस्टोसिस, उसको हम क्या बोलते हैं, एस्बेस्टोसिस। तो हम बात करते हैं, पहला हमारा हो जाएगा दमा, या इसको हम अस्थमा भी बोल सकते हैं, इसको हम क्या बोल सकते हैं, अस्थमा भी बोल सकते हैं। दूसरा यदि हम बात करते हैं तो इससे रिलेटेड होता है एम्फाइसीमा, क्या होता है, एम्फाइसीमा। और इसके अलावा आपने नाम सुना होगा न्यूमोनिया, न्यूमोनिया नाम सुना होगा। ये न्यूमोनिया जो है ना, ये जीवाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है, जीवाणु के कारण होता है। तो तीसरा है न्यूमोनिया, न्यूमोनिया, न्यूमोनिया जो है ये क्या है, फेफड़ों से संबंधित संक्रमण है। फेफड़ों में जीवाणु के संक्रमण से होता है, जीवाणु के संक्रमण से होता है। और उस जीवाणु को हम बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। तो जीवाणु हो जाएगा स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। तो समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि व्यावसायिक रोग कौन से हैं। व्यवसायिक का मतलब है जो मजदूर खदानों में काम करते हैं उनको कौन कौन से रोग जो है वो श्वसन से रिलेटेड हो सकते हैं। तो व्यावसायिक रोगों में यदि हम बात करते हैं तो व्यावसायिक रोग जो हैं ये दो टाइप के हैं। पहला है सिलिकोसिस, ये किसके कारण होता है, तो यदि वहां पर खदान के अंदर सिलिका प्रेजेंट है तो ये उनके फेफड़ों में चली जाती है और उससे रिलेटेड जो बीमारी होती है उसको हम बोलते हैं सिलिकोसिस, उसको हम क्या बोलते हैं, सिलिकोसिस। तो ये हो जाएगा सिलिका के कारण। दूसरा होता है एस्बेस्टोसिस, नाम से पता चल रहा है एक धातु होती है जिसको हम बोलते हैं एस्बेस्टोस, क्या बोलते हैं, एस्बेस्टोस बोलते हैं, ये उसके कारण होता है एस्बेस्टोस। और ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में बार बार पूछा हुआ है कि एस्बेस्टोसिस किसके कारण होता है, या फिर साधारणतः इसके बारे में पूछा जाता है कि व्हाइट लंग कैंसर जो है वो किसके कारण होता है, यानी कि फेफड़ों का जो कैंसर है वो किसके कारण होता है, वो होता है एस्बेस्टोस के कारण। तो इसको हम बोलते हैं व्हाइट लंग कैंसर। और इसी को हम क्या बोलते हैं, एस्बेस्टोसिस, जो कि किसके कारण होता है, एस्बेस्टोस के कारण होता है। तो यहाँ तक जो हमने पढ़ा है पूरा का पूरा श्वसन तंत्र, वो हमारा यहाँ पर कंप्लीट भी होता है श्वसन तंत्र, और आई होप कि आपको समझ में भी आया होगा। तो आज हम सिर्फ एक ही तंत्र पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। थैंक यू।